देखिए लिख दीजिए, एचः क्रमाद अय अव आय आव एते आदेशाः स्युः अचि परे संहितायां विषये हरये विष्णवे नायकः पावकः। अर्थ लिखेंगे, एच प्रत्याहार ए अक्षरों के स्थान पर, एज प्रत्याहार के अक्षरों के स्थान पर क्रम से अय अब आय आव ये आदेश हो जाते हैं, ये आदेश हो जाते हैं यदि बाद में कोई भी अच विद्यमान हो तो, यदि बाद में कोई भी अच विद्यमान हो तो संहिता के विषय में है। संहिता के विषय में अपनी तरह उतार लीजिए। पहले ए ओ आई औ के बाद में कोई भी अच बैठा हो तो इनके स्थान पर अय आदि हो जाते हैं, इसलिए संधि का नाम क्या पड़ा है, अयादि। अय आदि होने लग गए तो संधि का भी नाम क्या पड़ेगा, अयादि। ठीक है ना, इसको उतार लीजिए। चलें आगे। जैसे इन उदाहरणों को उतारें, हरे ए हरये विष्णु ए विष्णवे नई अकः नायकः पौ अकः पावकः। इनमें से ऐसा कोई भी उदाहरण है जो समझ में नहीं आ रहा हो? ठीक है।
सही है। कवये, देखो यहाँ से पहले कवये अये, देखो यहाँ से पहले छोटा है ना तो एक ही, कवे प्लस ए, इसमें मूल शब्द कवि है। कवि का चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा? कवये। ये चतुर्थी एक वचन है, कनव कवये, मनवे, गुरवे, भानवे, ये सब चतुर्थी एक वचन है। चलें आगे। हैं, देखिए अब इनको लिखें अशावयाम, अशौ प्लस अयाम, असावयाम। वहां से पहले आपको बड़ा दिख रहा है ना तो औ की मात्रा लगाएं। या से पहले बड़ा दिख रहा है तो ऐ की मात्रा लगाएं। या से पहले बड़ा है ऐ की लगाएं। गई प्लस या में से स्वर निकालें एका। ऐसे या से पहले बड़ा है नई प्लस एका, वा से पहले बड़ा है भऊ प्लस। अब देखो औ को आब हो गया ना, ठीक है ना। अब देखो पहले तो हम ए का अय किया था हमने, ठीक है ना। ए को अय हो गया और भऊ के औ को आब हो गया। जब हम जोड़ेंगे इसमें दो बार अयादि संधि हो रही है। हाँ, वो पहले हो रही है, ए को अय किया और ए की वजह से ए स्वर है ना,
हाँ, यहाँ भी स्वर है और औ को हमने आव किया, औ को तो आव हो गया, ए से अय बन गया, भावय, और पीछे अस गया है। चलते हैं। अन्य उदाहरणों में देखेंगे, जैसे वटवृक्षः, 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 अग्नावीः, अग्नावीः, पवनः, शयनम, शयनम, पपौ, असौ, इह, असौ, इह, इह। साधो, ए, गई, अंति, भानो, ए, गणे, अति। चलो, इन उदाहरणों को आपकी सहायता से हम करेंगे। हाँ, लिख दिया है, अब विच्छेद करके लिखा है। वटवृक्षः, वटवृक्ष को देखें तो वह, अब बटव वह से पहले छोटा है तो ओ की मात्रा लगाएंगे, बटो, बटो, रिक्षः, वह में बैठा है स्वर, वो लिखेंगे हम वटो रिक्षः। वह, अब यहाँ अग्नाव, वा से पहले बड़ा है तो औ की मात्रा लगाएंगे, अग्नऊ, एह, वा में स्वर बैठा है ए, अग्नऊ, एह। वा से पहले छोटा है तो देखो ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ प्लस वा में स्वर बैठा है अनह। अब देखिए, या से पहले छोटा है तो ए की मात्रा लगाएंगे, चे प्लस या में स्वर बैठा है अनम। अब देखो, या से पहले छोटा है तो से प्लस
या में जो स्वर है आगे जो भी लिखा हुआ है वो लिख दीजिए अनम। अब यहाँ ऐसे उदाहरण में देखो पपऊ अशऊ इह, जैसे हमने भावयति बताया है ऐसे ही आप इसको देखिए पपऊ असऊ इह, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है औ, ठीक है ना। असऊ में क्या दिख रहा है औ, आगे स्वर बैठा है ना इस औ के आगे बैठा है ना, और इस औ के आगे भी स्वर बैठा है, तो औ के आगे कोई भी स्वर बैठा हुआ हो तो एचो यवा यावह सूत्र क्या कह देता है कि भाई औ के स्थान पर क्या कर देंगे हम आब कर देंगे, क्या कर देंगे आ। यहाँ भी औ के स्थान पर क्या कर देंगे हम आब कर देंगे आब। अब जब इसे हम जोड़ के देखेंगे तो जब हम इसे जोड़ के देखेंगे तो देखिए पपऊ में से औ निकाला तो प हलंत, ठीक है ना। अब असऊ में से औ निकाला तो सा हलंत, ठीक है ना। अब आगे कौन बैठा है इह, और जब हमने जोड़ा प में बड़े आ की मात्रा पा, व में छोटे आ की व, स में बड़े आ की सा, व में छोटी की वी, और पीछे बैठा है हा, कामन ये बना पपावश आवे हा। अब साधो प्लस ए, इसको देखें ओ के आगे कोई भी स्वर हो तो ओ को कर देंगे हम अब, तो बनेगा साधवे। गई प्लस अंति, गई में है आई के आगे कोई भी स्वर हो तो आई को करेंगे हम आय, तो गई से बनेगा गाय, और गाय में अंति जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा गायंती। भानो, भानो में ओ बैठा है, ओ के आगे कोई भी स्वर हो तो ओ को हो जाएगा अब भानु का बन गया भानव, और भानव में ए जोड़ा तो बन जाएगा भानवे। अब गणे में बैठा है ए के आगे स्वर हो तो ए को कर देंगे हम अया, और गड़े से बन गया गड़या, और गड़य में अति जोड़ा तो बन गया गड़यति, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा अयादि यहाँ पे अयादि संधि और उसके बहुत सारे उदाहरण हमारे संपन्न हुए, ठीक है। अब लिख दीजिए वटोरिक्ष भटवृक्ष अग्नौ इह अग्नावेह पो अनः पवनः चे अनम चयनम से अनम शयनम पपौ अशौ एह पपावशावेह, और साधु प्लस ए साधवे, गई प्लस अंति गायंती, भानु प्लस ए भानवे, गड़े प्लस हति गड़यति। उतार दीजिए।
कि अब एचो यवा यावह सूत्र की वृत्ति में एच के स्थान पर एचो यवा यावह सूत्र की वृत्ति में एच के स्थान पर क्रमशः आदेश करने वाला सूत्र, क्रमशः आदेश करने वाला सूत्र, हाँ, एचो यवा यावह सूत्र की वृत्ति में क्रमशः आदेश करने वाला सूत्र यथासंख्यम अनुदेशः समानाम, इस सूत्र को यथासंख्यम क्रमशः आदेश करने वाला सूत्र यथासंख्यम अनुदेशः समानाम, समानाम सूत्र है। यथासंख्यम अनुदेशः समानाम सूत्र है। अब नीचे सूत्र डालेंगे यथासंख्यम अनुदेशः समानाम। इसका अर्थ क्या है? तो देखो, अनुदेश, अनुदेश का अर्थ, इधर पहले अनुदेश शब्द का अर्थ होता है कार्य, अनुदेश का अर्थ होता है कार्य। समानाम माने समान संख्या वालों का, समान संख्या वालों का कार्य। संख्या समान कितनी है? 4 तो ये हैं और 4 आपके ये हैं, ठीक है ना। तो समान संख्या वालों का कार्य यथासंख्यम, संख्याम अनतिक्रम्य, संख्या के अनुसार होता है। तो समान संख्या वालों का कार्य संख्या के अनुसार बारी बारी से होता है। पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, ठीक भाई। तो लिखें यथासंख्यम अनुदेशः समानाम। यथासंख्यम अनुदेशः समानाम सूत्र लिखेंगे और इसका अर्थ समान संख्या वालों का कार्य, समान संख्या वालों का कार्य। पेपर में पूछ लिया है यहाँ अनुदेश शब्द का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखें अनुदेश का अर्थ होता है कार्य। तो समान संख्या वालों का कार्य संख्या के अनुसार, संख्या के अनुसार कोष्टक में लिखें बारी बारी। बारी मतलब पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा और चौथे को चौथा। कोष्टक बंद कर दे, बारी बारी को बंद करके। समान संख्या वालों का कार्य संख्या के अनुसार, यानी बारी बारी से कोष्टक बंद होता है। तुमसे इतना पूछेगा वो कि अयादि संधि में क्रमशः आदेश करने वाला सूत्र है यथासंख्यम अनुदेशः समानाम, ठीक है ना। नहीं तो कोई ये कह देता मैं तो ए की जगह पे अब करूँगा और ओ की जगह पे अय करूँगा, माना ना भैया नहीं कर सकते। जब समान संख्या हो और समान संख्या वालों के नीचे समान कार्य दे रखे हों तो समान संख्या वालों का कार्य है वो संख्या के अनुसार बारी बारी से होता है, ठीक है ना। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब अगला अयादि संधि का ही विषय चल रहा है। एक सूत्र आएगा, सूत्र क्या? वार्तिक आएगी आचार्य कात्यायन की, वान्तोयी प्रत्यय। वान्तोयी प्रत्यय ये वार्तिक है और इस वार्तिक में क्या कहा गया? तो देखिए वान्तोयी प्रत्यय, ये प्रत्यय सप्तमी लग रही है, इसमें सप्तमी का एक वचन या ये देखो आ ए दो विसर्ग ए, या ये आए दो विसर्गी, सप्तमी है और वान्तः वान्त आदेश हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसने क्या कहा, ये प्रत्यय अगर या से शुरू होने वाला प्रत्यय, ये या से
यदि बाद में य से शुरू होने वाला प्रत्यय बाद में बैठा हुआ हो तो ओ, ऐसे कह सकता हूं मैं। देखो ऐसे समझ लीजिए अब कि यदि ओ या औ के बाद में या से शुरू होने वाला प्रत्यय बाद में बैठा हुआ हो तो ओ और ओ को तो करेंगे अब और औ को कर देंगे आप। ठीक है ना, वांत आदेश हो जाते हैं। नाम इसने कहा वांत, वांत का मतलब है व अंत वाले आदेश। अब व अंत वाले तो अयादि में दो ही आदेश है हमारे पास, अब और आव, वही तो अंत में है इसमें। यदि यकार आदि प्रत्ययवाद में बैठा हुआ हो, ई प्रत्यय यकार आदि प्रत्ययवाद में बैठा हुआ हो तो ओ और औ को अव एवं आव हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, गो प्लस यम, गोपय सूर्यत सूत्र आता है, वो ये कहता है इसे यत प्रत्यय करो, यत में गया, गो प्लस यम, नौ प्लस यम, श्रो प्लस यम, श्रो प्लस यम, भो प्लस यम, हो प्लस यम, भू धातु है, हो प्लस यम। अब इसमें देखना, इसने कहा कि यदि ओ या औ के बाद में या से शुरू होने वाला प्रत्यय बाद में बैठा हुआ हो, है ना। अब देखो यम, ये यत प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, यत, ठीक है ना। तो हम उस ओ को करेंगे अब, ये जो ओ दिख रहा है ना, नहीं यहां स्वर का लेना देना नहीं है। आचार्य क्या है कि देखो, हाँ नहीं, धातु तो जो तुम्हें दिखाई दे रही है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एचो यवा यावा सूत्र क्या कहता है कि एच प्रत्याहार के स्थान पर क्रम से अय आदि हो जाएंगे यदि बाद में कोई स्वर बैठा हुआ हो तो। ए ओ ऐ औ के बाद स्वर होगा तो अय आदि होंगे। लेकिन ये वार्तिक कहने लगी आचार्य कात्यायन की कि एक जगह स्वर ना भी हो ना तो भी ओ को अब और औ को आब हो जाता है। वन की कहाँ होता है गुरुजी, तो वार्तिक ने कहा वांतो ही प्रत्यय, यदि ओ या औ के बाद में य से शुरू होने वाला प्रत्यय बैठा हुआ हो, य व्यंजन है। अब बन की यहाँ कैसे हो, अरे शर्त मिल रही है ना कि प्रत्यय या से शुरू हो रहा है। देखो यहां जो दिखाई दे रहा है तुम्हें वो प्रत्यय का या दिख रहा है, यम, गव्यम, नाभ्यम, ये पढ़े तुमने, श्रव्य, हव्य, है ना ये। तो गो प्लस यम, अब यहां भले ही स्वर नहीं है लेकिन ये वार्तिक ये कह रही है कि या से शुरू होने वाला य व्यंजन है, या से शुरू होने वाला प्रत्यय बैठा हुआ हो तो ओ को कर देंगे अब, और अब कर देंगे तो गो में से ओ गया तो गा हलंत, पीछे यम बैठा है, ठीक है, गा को गा में तो आ मिलाया, वह आधा है और पीछे यम लिख दिया, का बन गई गव्यम, गव्यम बना। नौ प्लस यम, अब इसे देखें, नौ प्लस अम, नौ में औ है, आगे स्वर, आगे देखो स्वर नहीं है लेकिन यकार आदि प्रत्यय बैठा हुआ है। ये प्रत्यय का मतलब है यकार आदि प्रत्यय, यकार आदि प्रत्यय यानी य से शुरू होने वाला प्रत्यय, ठीक है। तो औ को कर देंगे हम आब करेंगे, नौ में से औ हटाया तो न हलंत, न हलंत, आगे यम बैठा है, न में बड़ा आ मिलाया, व और यम, ये बन को नाभ्यम। ओ के बाद में य लगा हुआ है, यह से शुरू होने वाला प्रत्यय बैठा है, ओ को अब कर दिया तो श्रव्यम, क्या बन गया, ओ को अब करेंगे तो बनेगा भव्यम, और हो से बनेगा हव्यम, ठीक है ना, हव्यम, ठीक है ना। अब देखिए लिखे वांतो ही प्रत्यय, वार्तिक लिखें वांतो ही प्रत्यय, वांतो ही प्रत्यय, वार्तिक है, अर्थ लिखेंगे यदि यकार आदि प्रत्ययवाद में बैठा हुआ हो, यदि यकार आदि प्रत्ययवाद में बैठा हुआ हो, यकार आदि प्रत्यय,
चाहो तो कोष्टक में लिख सकते हो य से शुरू होने वाला प्रत्यय। यह आता है ना, देखो जैसे यत में, क्यप में, ड्यत में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो यदि य से शुरू होने वाला प्रत्यय बाद में बैठा हुआ हो तो ओ को अब तथा ओ को अब तथा औ को आब आदेश हो जाता है। ओ को अब तथा औ को आब आदेश हो जाता है। ओ को अब एवं औ को आब आदेश हो जाता है। कहने का मतलब है यदि ओ या औ के बाद य से शुरू होने वाला प्रत्यय बैठा हो बाद में तो भी ओ को अब और औ को आब हो जाता है। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये बन गई, एक तो ओ औ ए ऐ ओ औ को अय आदि तक कार्य तब होंगे जब बाद में स्वर होगा। दूसरी कंडीशन बनी कि ओ औ के बाद में यकार आदि प्रत्यय होगा तो भी बांत आदेश हो जाएगा। बन के कैसे होगा साहब? अरे जैसे गव्यम नाभ्यम तुमने शब्द सुने हैं ना, वो इसी से तैयार होते हैं। अरे गो के ओ को एक सूत्र आता है गोपया सूर्यथ। ये गो यानी नौ वयो धर्मः, नौ से यत प्रत्यय किया, ये यत है यत, इसमें भी यत प्रत्यय किया है। ये शब्द से किया है सीधे ही, इसमें भी यत किया है, सूत्र विशेष से किया है ये। और ये धातु है श्रु, अचोयत। किसमें? लिख दिया आपने ये? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो यदि श्रव्य पूछ ले, आपसे ये पूछ ले कि श्रव्य शब्द का विच्छेद कीजिए, तो आप करेंगे श्रो प्लस य, ठीक है ना। अगर वो पूछ ले तुमसे श्रव्या शब्द का कीजिए तो करेंगे श्रो प्लस या। अगर वो तुमसे कहे कि श्रव्यम शब्द को तोड़िए तो आप करेंगे, श्रव्यम को तोड़ेंगे तो श्रो प्लस यम। तो मैं तो या देखना है पीछे कहा लग रहा है, बाजू को नीर रख दी हो,
ठीक है ना। ये तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग रूप है, ये नपुंसकलिंग है ना। चलते हैं आगे। क्या का मतलब है मार्ग और परिमाण का मतलब है नाप या माप, ठीक है ना। अब देखिए, इसने ये कहा कि यदि आपको, जैसे मैं ये कहूं, एक सेकेंड, यदि बाद में ऐसे कहो, आचार्य कहने लगे कि यदि गो शब्द के बाद में, ये भी वार्तिक है आपकी, आचार्य कात्यायन लेके आए और इन्होंने ये कहा यदि गो शब्द के बाद में युति शब्द बैठा हुआ हो, गो शब्द के बाद में युति शब्द बैठा हुआ हो स्पेशल। अभी तो ये कहा वांतोई प्रत्यय, अरे ओ के बाद में यदि या से शुरू होने वाला प्रत्यय होगा तो ओ को हम अब करेंगे। अब ये प्रत्यय थोड़ी है, ये तो युति एक शब्द हो गया। तो स्पेशल इसके लिए एक नियम बनाया आचार्य ने कि यदि गो शब्द से युति शब्द जोड़ने पर मिलकर उसका यदि परिमाण अर्थ ज्ञात हो रहा है तो आप अयादि कर दीजिए। यानी अयादि का मतलब है ओ को अब कर दीजिए, बांत आदेश कर दीजिए। तो देखो पुनः सुने, अद्व परिमाणीच सूत्र यह कहता है कि यदि गो शब्द के बाद में युति शब्द बैठा हुआ हो और समुदाय से परिमाण अर्थ निकल रहा हो तो वहां पर बांत आदेश हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है ओ इस गो के ओ के बाद में अगर युति शब्द बैठा हो तो उस ओ को अब कर दीजिए। स्वर भले ही नहीं है लेकिन स्पेशल एक शब्द आया है, एक ही शब्द है, ये दूसरा नहीं है इसका, इसके अलावा इसका। हाँ, ओ के बाद में युति शब्द हो तो ओ को अब कर देंगे और जब अब हो जाएगा तो गो में से ओ निकाला तो ग हलंत, आगे युति शब्द बैठा है, ठीक वही। अब जब हम जोड़ेंगे ग में आ मिलाया ग, व आधा है आपका, और फिर युति जोड़ेंगे बन जाएगा गब्युति। और गब्युति शब्द का अर्थ होता है दो कोस। कितना अर्थ होता है? दो कोस। अब दो कोस का मतलब है परिमाण, दो कोस से तात्पर्य क्या है? परिमाण। यानी कहने का मतलब है आचार्य क्या कहने लगे कि यदि मिलकर किसी शब्द का अर्थ परिमाण या नाप निकल रहा है, किसका? मार्ग का, तो ऐसे शब्द को भी शर्त मिल रही हो तो बांत आदेश कर दो। फिर पुनः सुने, यदि गो शब्द के बाद में युति शब्द बैठा हुआ हो तो गो के ओ को अब करने वाला सूत्र कौन सा है? गो प्लस यम, यहां गो के ओ को अब करने वाला सूत्र कौन सा है? वांतोई प्रत्यय। और अब हम कहें कि जैसे पो प्लस अनम, यहां पा यानी पो के ओ को अब करने वाला सूत्र कौन सा है? एचो यवा यावह। इस बात को ठीक ढंग से सुने कि ओ को अब अगर आगे स्वर है तो एचो यवा यावह, ओ के बाद में अगर या से शुरू होने यकार आदि प्रत्यय है तो आपका हो जाएगा वांतोई प्रत्यय, और उस ओ के बाद युति शब्द है तो कौन सा लगेगा? अद्व परिमाणे च, और बन जाएगा गब्युति। और उसका अर्थ क्या निकलेगा? दो कोस, यानी मार्ग का नाप। ठीक है ना? लिखें अद्व परिमाणे च।
भान्तोयी प्रत्यय, इसका अर्थ लिखाया था कि मैंने, यदि यकार आदि प्रत्ययवाद में बैठा हुआ हो तो ओ एवं औ को अव एवं आवादेश हो जाते हैं। जैसे उतार लीजिए, गव्याम, नाभ्याम, श्रव्याम, भव्याम, हव्याम। लिख दिया? लिखें आगे, अगला आ गया, पढ़ें आगे, अध्व परिमाणीय च। तीसरा यानी वार्तिक है यदि गो शब्द के बाद में युति शब्द बैठा हुआ हो, गो शब्द के बाद में युति शब्द बैठा हुआ हो, युति शब्द बैठा हुआ हो तो ओ को अब हो जाता है यदि बने हुए शब्द से, बने हुए शब्द समूह से, बने हुए शब्द समूह से मार्ग के परिमाण का ज्ञान हो रहा हो तो, बने हुए शब्द से मार्ग के परिमाण का ज्ञान हो रहा हो तो, पूर्ण विराम। पुनः देखिए मैंने क्या बोला, गो शब्द के बाद में युति शब्द बैठा हुआ हो तो ओ को अब हो जाता है यदि बने हुए शब्द समूह से मार्ग के परिमाण का पता चल रहा हो तो। अगर पता चलेगा तो गव्युति बनेगा, और नहीं पता चले तो गो युति ही रहेगा, फिर गव्युति नहीं होगा। ये बात आचार्य ने कही है, ठीक है ना, ही रहेगा।
अब देखिए आगे चलें। देखिए आप लिख लिया, लो लिख लीजिए। कहने का मतलब है स्पेशल इसके लिए आया है कि गो के बाद युति शब्द हो तो इस ओ को कर दीजिए अब, यदि उसका अर्थ मार्ग का नाप पता चल रहा हो तो। इसका अर्थ है 2 कोस, ठीक है ना। अब चलते हैं, अगली संधि आ जाती है आपकी गुण संधि। गुण संधि क्या कहने लगी, देखिए गुण संधि। गुण संधि में पहले तो देखो हमने 2 संधि पढ़ी अभी, एक यण और एक अयादि। यण संधि ने ये कहा कि भाई इको यणची, इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि बाद में असमान अच बैठे हुए हों तो। समान अच होंगे तो वो तो दीर्घ का विषय है, असमान होंगे तो ही इक के स्थान पर क्या होगा, यण होगा, ठीक है ना। अब अयादि कहने लगी एच के बाद में अच बैठे हों तो एचों के स्थान पर यथा संख्या अनुदेश समानाम सूत्र की सहायता से क्रमशः आदेश हो जाएंगे, ठीक है। अब गुण संधि आ गई। गुण संधि ये कहने लगी कि भाई पहले तो इन्होंने क्या किया, गुण संज्ञा, इस संधि का नाम गुण कैसे पड़ा, एच को अय आदि हो गए तो संधि अयादि हो गई, एक को यण हो गया तो संधि यण हो गई। अब इस संधि का नाम गुण कैसे पड़ा, तो पहले आप ये समझिए, गुण संज्ञा विधायक सूत्र। गुण संज्ञा, गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, अदेंग गुण, अदेंग गुण। ये क्या कहने लगा, अदेंग गुण, तो मैं इसको तोड़ देता हूं, अत एंग अदेंग गुण, अत एंग विसर्ग नहीं आएगा। देखिए अत एंग गुण, ठीक भाई। अब इसने कहा कि देखो एक सूत्र आता है तपरः तत्कालस्य, उसने ये कहा देखो तपरः तपरः तत्कालस्य, ये सूत्र ये कहने लगा कि जो तपर होगा, तपर से मतलब क्या है, तपर में ये कह दूं तपर बराबर त जिससे परे हो, त जिससे परे हो, जिससे परे हो, या त से जो परे हो, त से जो परे हो वो तपर कहलाता है, ठीक है ना। ता जिससे परे हो या ता से जो परे हो वो तपर कहलाता है। अब यहां ता किससे परे है, आ से, तो केवल जो तपर होगा ना वो तत्काल का ज्ञान कराएगा। तत्काल कहते हैं अपने ही काल का, समकाल से संज्ञा से हाथ। तो अत बोले तो छोटा आ, और एंग में 2 अक्षर आगे ए ओंग, ए और ओ। इन्होंने यहां पर ऐसा क्यों लिया, इन्होंने इसलिए लिया कि आ तो बड़ा आ भी होता है, छोटा आ हो गया भाई। आ यहां 3 तरह के आ कहते हैं। अगर कोई तुमसे ये कह दे कि आ के कितने भेद हैं, आ के, तो बताओगे आप 18। कितने बताओगे, अगर उस आ के बाद त लगा दिया तो आचार्य कहने लगे ये तपर हो गया। और त जिससे परे होगा ना, त जिससे परे होगा वो केवल अपने काल का ज्ञान कराएगा। यहाँ किसके बाद है, हरस्व के बाद, तो केवल हरस्व के 6 भेद, हरस्व के 6 भेद। अगर मान लीजिए ये शब्द आ गया तो इसका मतलब है केवल दीर्घ के भेद। दीर्घ के कितने भेद आ गए, 6। अगर वो ऐसे आ गया आत, तो यहां केवल प्लुत के भेद, प्लुत के कितने भेद आ जाएंगे, 6 भेद। अब पेपर में पूछ ले तुमसे अत लिख करके अत्र अकारस्य कत भेदा भवन्ति, तो उत्तर आएगा 6। इसके बाद पूछ ले तो उत्तर आएगा, अगर प्लुत के बाद पूछ ले तो उत्तर आएगा, और कुछ भी नहीं लगाए तो उत्तर आएगा, ठीक है। अब आचार्य ने यह कहा कि मैं तो जिसके बाद लगा दूं वो केवल अपना ही ज्ञान कराएगा। तो अत बोले तो आ, अब बड़ा आ नहीं गिनना है। यहां पे आचार्य कहने लगे केवल और केवल छोटा आ,
और क्या बताया फिर उन्होंने कहा कि भाई ए के भी दो भेद होते हैं, एक तो दीर्घ और एक प्लुत। तो हमें प्लुत भी नहीं देखना यहाँ, क्योंकि ये भी तपर है, ता के बाद में इंग बैठा है। त जिसके बाद हो, यहाँ त आ के बाद है, और ता से जो बैठा हुआ बाद में, तो यहाँ ता के बाद में ए और ओ बैठे हुए हैं। तो आचार्य कहने लगे कि जो तपर होते हैं वो केवल अपना ही ज्ञान कराते हैं। अब हमारी समझ में आया कि अ ए ओ तीन वर्ण गुण के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों का नाम गुण है। अब तीनों का नाम गुण क्यों रखा? आचार्य कहने लगे इनमें से परिवर्तन होना है। अगला सूत्र आएगा आद गुणः। कौन सा सूत्र आएगा? आद गुणः। आद गुण सूत्र आएगा और वो ये कहने लगा कि भाई आद गुणः, इसने कहा आत, ये जो यहां पर तपर नहीं है, ये पंचमी का एक वचन है, रामात। अगर कोई यूं कहे क्या गुरुजी बड़े आ के बाद अगर कोई स्वर होगा तो ही गुण होगा क्या? बन गई नहीं, यहाँ अदिंग गुण शब्द में तो आ तपर है और इंग भी तपर है, लेकिन आद गुण जो तुम्हें सूत्र दिया है कि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो उत्तर आएगा आद गुणः। ठीक है ना। अब यहाँ जो आत है वो पंचमी है और गुणः है ये प्रथमा है। इसने कहा कि आ के बाद आने वाले जो स्वर होंगे उनकी गुण संज्ञा हो जाए, सॉरी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है ना। तो मन की कैसे होगी? अब वृत्ति इस बात को, इस सूत्र को वृत्ति समझाएगी। कैसे समझाएगी? देखो, अवर्णात अवर्णात अचिपरे अचिपरे पूर्व परयो गुणादेशः स्यात्, गुणादेशः स्यात्। इसने कहा कि अवर्ण के बाद में अच बैठे हुए हों तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर गुणादेश हो जाता है। ठीक बन गई। कैसे साहब? ये तो मामला ही खराब हो गया। गुण संधि का तो मतलब कहने का मतलब है सही तरीके से लक्षण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है गुरुजी। कैसे? देखो अभी ये समझ लीजिए। इसने कहा अवर्ण के बाद में, अवर्ण मतलब आ का खानदान आ गया, प्लुत यहाँ आएगा नहीं, तो छोटा बड़ा दोनों ले लूँ मैं। यदि आ या बड़े आ के बाद में अच बैठे हुए हों, अच मतलब अ ई ओ री री ए ओ ऐ औ, तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर दोनों की जगह पे गुण संधि कर दो। लो भाई, ये बात कही सूत्र में। एक बार पुनः सुने। अदिंग गुण सूत्र तो ये कहता है कि अ ए ओ तीन वर्ण गुण के नाम से जाने जाते हैं। अगला सूत्र ये कहने लगा कि भाई आ के बाद में, यानी संधि करने वाला सूत्र कहने लगा कि आ के बाद में अगर कोई भी अच बैठा हुआ हो तो दोनों की जगह पे गुण करो। बन के ये तो मामला गुरुजी बहुत कठिन बन गया। भाई अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय के अंतर्गत, यानी उन्होंने ये कहा कि अप्रत्यय अविधीयमान अण होंगे, वो अपना और सवर्णियों का ज्ञान कराएंगे। यहाँ पर विधीयमान तो गुण है और ये अविधीयमान है, तो यहाँ आ ने तो अपना कराया और यहाँ ह्रस्व दीर्घ सारे भेद आ गए। अब प्रश्न पैदा हुआ, क्या गुरुजी आ के बाद आ जाए, आ के बाद में गुरुजी अवर्ण आ गया तो क्या गुण संधि होगी? ना। क्यों? क्योंकि ये आ कंठ वाला है, ये कंठ वाला है, और सवर्ण जब आएगा तो ये दीर्घ संधि का विषय है। किसका विषय है? दीर्घ संधि का। अब आचार्य से किसी ने पूछा, गुरुजी चलो मैंने ये हटा दिया, क्यों? ये दीर्घ संधि का विषय है, आ के बाद में आ नहीं आएगा गुण संधि में। तो मान के फिर, अरे गुरुजी क्या ए ओ ऐ औ ये आ जाए तो भी गुण संधि हो सकती है क्या? तो दूसरा नियम आया, यदि आ के बाद में, यानी अवर्ण के बाद में एच आ जाए, एच एच में बोले ए ओ ऐ औ, अगर ये बैठे हुए होंगे तो सूत्र आएगा वृद्धि रेची। कौन सा आएगा? वृद्धि रेची। यहाँ पर तो गुरुजी वृद्धि का विषय है। किसका विषय है? वृद्धि विषय। यहाँ संधि वृद्धि हो जाएगी। लो भाई, इन चार में तो वृद्धि हो जाएगी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, और इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। अब हमारे पास स्पेशल कौन बचे? ई ओ री री। ठीक है ना, ये निकाला है हमने।
हमने आचार्य ने इतना कह करके छोड़ा था कि आ के बाद में अच बैठे हों तो दोनों की जगह गुण संधि कर दो, है ना। तो फिर शिष्यों ने पूछा, गुरुजी आ के बाद आ गया तो आपने अकह सवर्णी दीर्घ पढ़ाया था ना? भर के बिल्कुल पढ़ाया था। तो इसका मतलब है ये बृहद विषय है, उत्सर्ग कहलाया। तो आ वाले जितने भी उदाहरण है ना दीर्घ संधि के, सबके सब किसके अपवाद है? गुण संधि के। क्योंकि होना गुण चाहिए था, हो रही है दीर्घ संधि। दैत्य प्लस हरि। अगर कोई तुमसे ये पूछे दैत्य धन हरि संधि कौन सी है? कौन सी है? हाँ, दैत्य प्लस हरि, दैत्यारी संधि कौन सी है? दीर्घ। लेकिन अपवाद किसका है? गुण का। पढ़ा है तुमने आज तक कि दैत्यारी शब्द किसका अपवाद है? गुण संधि का। ठीक है ना। अगली बात आई कि आ के बाद में एच आ गए तो दोनों की जगह पे गुण करो। ये बात गुण ने कही, लेकिन इस पे से आगे चल करके एक सूत्र आया वृद्धि रेची। उसने कहा ठहरो, आ के बाद में एच आ गए तो मैं करूंगा उनकी जगह पे वृद्धि। तो वृद्धि ने छीन लिए, गुण नहीं होने दी। नहीं होने दी मतलब गुण के अपवाद बन गए। तो पूरी की पूरी वृद्धि संधि टोटल किसका अपवाद है? अगर कोई तुमसे कहे सदा प्लस एव सदैव संधि कौन सी है? वृद्धि। अपवाद किसका है? अब आया समझ में? भाई मैं ये कह दूं कि आद गुण सूत्र दोबारा से फिर सुने। अवर्ण के बाद कोई भी अच विद्यमान हो, दोनों की जगह पे गुण हो जाता है। यानी अवर्ण के बाद में अच में ये सारे आपके 9 अक्षर आ गए और इनके ह्रस्व दीर्घ सारे आ गए। इसके बाद में ये बैठा हो तो दोनों की जगह गुण करो। अब गुण करेंगे, आ के बाद में आ हो तो गुरुजी दीर्घ का विषय है, आ के बाद में एज हो तो गुरुजी वृद्धि का विषय है। असलियत में जो गुण होगा वो किसकी जगह पे होगा? ई ओ रे रे। अब निकल के आया कि इन 4 की जगह पे गुण होगा। बन के कैसे गुरुजी? तो देखो, इसने कहा आ के बाद में, देखो यदि आ के बाद में ई यानी छोटे बड़े दोनों ई ओ री और री, ठीक है। आ के बाद में ए ओ री और री बैठे हुए हों तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर गुण करो। अब बन की गुण मतलब, अरे अभी बताया तो है वे कि गुण नाम से 3 वर्ण जाने जाते हैं, उनमें से करो। और जब उनमें से करने लग गए तो संधि का भी नाम क्या पड़ेगा? गुण संधि। बन की कैसे साहब? सुनो, आ के बाद में ई आ जाएगा तो हम क्या करें? अरे भाई आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? और री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो आ के बाद में ई बैठा हुआ हो तो देखो हमने बताया कि गुण नाम से 3 वर्ण जाने जाते हैं, अ ए ओ। अभी कहा था हमने अदेंग गुणः। अब इन तीनों में से हम कौन सा करें? अरे आ कंठ है, ई तालु है। कंठ तालु की जगह पे स्थानीय अंतरतमा की सहायता से समान स्थान वाला करिए, तो कंठ तालु की जगह पे कंठ तालु वाला करिए, उत्तर आएगा ए। इसी में से तो कर रहे हैं। और जब इसमें से परिवर्तन होना शुरू हो गया तो संधि का भी नाम गुण पड़ेगा। कौन सी संधि पड़ेगी? गुण संधि। अब देखो आ के बाद में अगर उ आ गया तो हम दोनों की जगह क्या करें? अरे भाई आ कंठ है, उ ओष्ठ है, तो स्थानीय अंतरतमा की सहायता से, अरे आद गुण सूत्र तो ये कहता है आ के बाद में ई आए तो गुण करो, ये नहीं कहता ए करो। आ के बाद में ई आए तो दोनों को ए करने वाला सूत्र है स्थानीय अंतरतमा। स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होगा वो अत्यंत निकटतम होगा। कंठ तालु की जगह कंठ तालु, कंठोष्ठ की जगह कंठोष्ठ। अब कंठोष्ठ की जगह कंठोष्ठ हमारे पास कौन सा है? ओ। कौन सा है? ओ। अब बात आती है गुरुजी यदि आ के बाद में री आ गया तो हम क्या करें? अरे ये कंठ है, ये मूर्धा है, हमें कंठ मूर्धा चाहिए, जबकि हमारे पास गुण नाम वाले वर्णों में कंठ मूर्धा वाला कोई है ही नहीं। अब हम क्या करें? अरे नहीं है तो कम से कम कंठ वाला गुण तो रखो। अब कंठ वाला गुण मैंने रख दिया आ,
ऐसे ही कंठ और दंत की जगह क्या करें हम, तो कंठ दंत की जगह कंठ दंत चाहिए, तो आचार्य कहने लगे कम से कम कंठ वाला तो रखो। और कंठ वाला रखने के बाद उन्होंने एक सूत्र पढ़ाया, उरण रपरहा। उरण रपरहा, ये सूत्र क्या कहने लगा, सुनिए पहले ठीक ढंग से समझ लीजिए। इसको मैं तोड़ूंगा तो ऊह, राग का विसर्ग हो गया, ऊह, र में से स्वर निकालो, अण, और आगे इसको लिख दो र परहा। अब ये टूट गया। अब इसका मैं अर्थ करूं तो ऊ जो लगी हुई है वो षष्ठी का एक वचन है। कौन सी है? अब आप कहेंगे षष्ठी कहाँ है साहब, ये तो गुरु की तरह करेंगे तो प्रथमा है गई। लेकिन अब भाई हमें ऊ यहाँ आई ना रहो तो हम ऊ क्यों लिखेंगे कि गुरु की तरह कर लो। आचार्य कहने लगे ये री का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, री शब्द का बन गई कैसे है, तो देखो अभी बताऊं तुम्हें। पितृ शब्द है, पितृ के रूप चलाएंगे तो पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी। अब देखना त्रि में से री हटाओ, ठीक है ना, ता को निकाल दो। अब ता छोड़ करके क्या बच रहा है, आ, अरम, रा, रे, ओ, अरी। अब देखो षष्ठी विभक्ति ये रही। अब री शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या है, ओ। आया कि नहीं आया? अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, अब इसका अर्थ ये निकलेगा उरण रपरहा सूत्र का कि री के स्थान पर, षष्ठी का अर्थ क्या होता है, के स्थान पर, री के स्थान पर जो तुम्हें री दिखाई दे रही है, री और री सवर्ण संज्ञा हो गई, तो इसलिए उसको भी आप टेंशन ना लें। री के स्थान पर जो अण प्रत्याहार है ना, अण मतलब अ, ई, ओ, र परे वाले हो जाते हैं, अर्थात र प्रत्याहार बाद में बैठता है। और र प्रत्याहार में दो अक्षर आते हैं, एक तो है र और एक है ला। आचार्य कहने लगे कि री के स्थान पर यदि तुम्हें परिवर्तन करना है और अण प्रत्याहार पहले बैठे हुए हैं तो र प्रत्याहार परे वाला करिए, र प्रत्याहार को बाद में बैठाइए। अब बन के कैसे बैठाएं, अरे हमारे पास आ है ना, ये हमारे पास आ है, और आचार्य कहने लगे इस री के स्थान पर र प्रत्याहार कर दीजिए, तो मूर्धा वाले की जगह मूर्धा वाला करिए। ऋतु रसाणाम मूर्धा अर और ऋतु लसानाम दंता अल। अब देखो हमारी परिभाषा तैयार हो गई गुण संधि की। क्या? आ के बाद में ई आए तो दोनों का, ओ आए तो दोनों का, री आए तो दोनों का, री आए तो दोनों का। इस परिवर्तन को ही गुण संधि कहते हैं। पढ़ाने को तो बेटा हम भी पढ़ा लेते कि लिखो भाई गुण संधि, आ के बाद में ई आए तो दोनों का, ए ऊ आए दोनों का, ओ री आए दोनों का, री आए दोनों का, लिख लीजिए 10 उदाहरण, गुण संधि खत्म हुई। इतने झाग पीटने का मकसद ये था कि भाई देखिए पहले तो हमने पढ़ा क्या, पहले हमने ये पढ़ा कि गुण संधि शुरुआत करते ही कि पहले इस संधि का नाम गुण कैसे पढ़ा, ठीक है ना। इस संधि का नाम गुण कैसे पढ़ा, तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है हमारा, अदेंग गुणः। अ ए ओ 3 वर्ण गुण के नाम से जाने जाते हैं। अरे यहाँ अत मान के गुरुजी आ के बाद ता क्यों दिया है, तो तपरह तत्काल से कहने लगा कि त जिसके बाद हो या ता के जो बाद हो वो केवल समकाल से एवं संज्ञा से आत, अपने ही काल का ज्ञान कराता है। तो यहाँ अदेंग गुण शब्द का अर्थ निकलेगा अ ए ओ, ये 3 वर्ण हमारे संस्कृत में गुण के नाम से जाने जाते हैं। इतना सीखने के बाद फिर हमने बताया कि भाई संधि करने वाला सूत्र आया आदगुण, और इसने कहा अवर्ण के बाद में कोई भी बाद में बैठा हुआ हो
अवर्ण के बाद में कोई भी अच परे हो तो पूर्व प्लस पर दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। यानी सूत्र ने कहा आ के बाद में कोई भी अच हो तो गुण करो। तो तुरंत सारे विद्यार्थी ये कहने लगे गुरुजी ये क्या बीमारी बन गई, ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया, बहुत सारे उदाहरणों में गुण संधि होने लग जाएगी। दैत्य धनारी और बनाए के दैत्यारी, संधि का नाम गुण हो गया। अरे सदा प्लस एव सदैव, संधि का नाम गुण हो गया। अब तो ये कहाँ गई वृत्ति वृद्धि वगैरह वगैरह और दीर्घ वगैरह वगैरह कहाँ गई, तो बन गई ठहरो ठहरो, बन गई क्या अकह सवर्णी दीर्घ। आ के बाद में यदि सवर्णी आ गया तो ये दीर्घ का विषय है, गुण का विषय नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो आ के उदाहरण किसके अपवाद बन गए, आ के उदाहरण गुण के। आ के उदाहरणों में संधि तो दीर्घ होगी लेकिन अपवाद किसके हो गए, गुणापवाद, गुण अपवाद। ठीक है ना। अब बात आई कि आ के बाद में एच आ गई तो संधि कौन सी होगी, वृद्धि, लेकिन अपवाद किसके बन गए, गुण संधि के अपवाद बन गए। ठीक है ना। अब इतना जान लेने के बाद फिर हमने कहा कि भाई अब हमने पढ़ा कि आ अच में जो अच पढ़े थे, अच में आ के उदाहरणों को तो दीर्घ ने छीन लिया, एच के उदाहरणों को वृद्धि ने छीन लिया। अब बचे हमारे पास चार अक्षर ई ओ रील री, छोटे हो या बड़े। आ के बाद में ई आए तो इसमें से कंठ तालु की जगह कंठ तालु ए। आ के बाद में ई आए तो दोनों का ए, आ के बाद में ऊ आए दोनों का ओ, री आए दोनों का अर, और री आए तो दोनों का अल हो जाता है। ठीक है ना। अर और अल करने वाला सूत्र कौन सा है हमारा, पूर्ण। लिखिए रहने दें आज।